सुमेश, बहुत स्वागत है आपका। और पिछले सप्ताह आकर एक बार फिर से हमें सेंसेक्स निफ्टी में थोड़ी सी चाल दिखी और मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से शांत पड़े। लेकिन सवाल यही है कि वो बीच में एक दिन जो बहुत तीखी गिरावट आई मंगलवार को, सिर्फ उसके चलते हमें साप्ताहिक रूप से मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े लाल में दिख रहे हैं। वरना उस दिन के झटके के बाद तो वापस फिर से वो ऊपर की तरफ ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बाजार की दशा दिशा को लेकर के क्या अनुमान लगाया जाए और खास करके इस सप्ताह में, नए सप्ताह में किस तरह की तैयारी की जाए? जी नमस्कार। एक्चुअली मैं उस पे आता हूँ कुछ डिफरेंट तरीके से आज के डिस्कशन की शुरुआत करना चाह रहा था। जस्ट अभी 10-15 जरूर। मिनट कंप्लीट किया है मैंने एनालिसिस को। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि बिग थीम क्या होने वाला है आने वाले 3 साल, 5 साल, 7 साल में बिग थीम क्या होने वाला है। तो अगर सारे व्यूअर्स को याद हो तो हमने कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक समय अपना बिग थीम लिया था और उस पे अपनी और बैंकिंग को एक बड़ा थीम लिया था और उस पे अपनी मोस्टली इन्वेस्टमेंट बेस की थी जिसमें स्क्यूनेस हमारी ज़्यादा थी। अब जो एक नया निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से यहाँ से एक बड़ा थीम जो कि FY24 में नहीं बनेगा मेरे अंदाजे से, लेकिन FY25 से अप टिल FY30 तक का जो बड़ा थीम मुझे लग रहा है बनने वाला है, उसमें पहला नाम है ऑटो। बहुत ज़्यादा कुछ पोटेंशियल नज़र आ रहा है एट दिस जंक्चर में भी। ये जो ईवी डिसरप्शन आया है वो एक नया थीम सेट करेगा, हो सकता है वो एक रीज़न हो। दूसरा रीज़न हो सकता है अगले फाइनेंशियल के एंड में या बीच में जाके जो सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस थे जो कि ऑटो सेक्टर में एक सॉफ्टवेयर क्रेडिट इनकरेज करेगा। मे बी ये दो चीजें हैं जो लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले फाइनेंशियल से हो सकता है कि 4-5 साल के लिए एक ऑटो ऑटो एंसिलरी एक बड़ा थीम निकल के आएगा। जो मूवमेंट हमने जो रन हमने कैपिटल गुड्स में देखा है अभी तक, जो अभी हम और आगे देखेंगे, कैपिटल गुड्स अभी खत्म नहीं हुआ है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कैपिटल गुड्स एज ए थीम यहाँ से 5 साल और चलेगा, लेकिन रिलेटिव मूवमेंट या रिलेटिव मोमेंटम या रिलेटिव माइलेज मेरे हिसाब से ऑटो को मिलने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स। उसमें हमें बेक इन करना पड़ेगा इलेक्शन रिलेटेड वोलेटिलिटी या जियोपॉलिटिकल रिलेटेड वोलेटिलिटी। इसमें हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन हो, बट एज ए बिग थीम अगर बड़ा वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं तो पहला ये सेक्टर है जिसको आप अपने हाथ में मान लीजिए। दूसरा सेक्टर जो निकल के आ रहा है वो है रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रियल एस्टेट एंसिलरी। इसमें क्या होने वाला है अंदाजा नहीं है अभी, लेकिन एक मेजर बेनिफिशियरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निकल के आ रहा है शायद ये सेक्टर। और मे बी अगले फाइनेंशियल से 5 साल के लिए ये सेक्टर भी एक बहुत बड़े लंबे रन के लिए तैयार होगा। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए रियल एस्टेट एंसिलरी, बिल्डिंग मटेरियल जो भी आप चाहते हैं उस सेक्टर पे फोकस कीजिएगा। और तीसरा जो है तो डिफेंसिव, लेकिन फॉर सम रीजन एक नई चाल के लिए रेडी हो रहा है जिसका अभी मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और वो है फार्मा एंड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ बिकॉज वो अब एक लाइफस्टाइल के पार्ट हो चुका है, लेकिन फार्मा फॉर सम रीजन एक बहुत बड़ा विनर निकल के आ रहा है। तो अगर हम बात करें FY25 ऑनवर्ड्स 5 ईयर बिग थीम की, तो अब आपने देखना, समझना और शुरुआत करना है ऑटो एंसिलरीज, रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल्स, रियल एस्टेट एंसिलरीज एंड देन फार्मा। ये आपके पोर्टफोलियो का अच्छा वेट होना चाहिए। ये मान के चलिएगा कि बैंकिंग ये सब जो थीम है वो तो हमेशा एवरग्रीन थीम है, लेकिन ये बड़े माइलेज वाले थीम। तो मैंने सोचा आज ये चीज से शुरुआत करें और इसके बाद इंडिसेस पे आ जाएं जो मार्केट का सिचुएशन है। तो मार्केट का सिचुएशन अभी भी खराब तो नहीं है, अच्छा ही है। बस यही बात है कि अब ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द मंथ खत्म हो गया है और मे बी 20 दिन के आसपास में यहाँ से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा अच्छा खासा। तो 20-25 दिन में तो हो सकता है कि अब हमारी वो वोलेटिलिटी वाला टाइम
आ रहा हो जो 15-20 दिन यहाँ से हो सकता है, बिकॉज सितंबर मंथ का एप्रिल एक्सपायरी भी आएगा और उसके बाद रिजल्ट रिलेटेड वोलेटिलिटी, तो वो चीज के लिए तैयार रहिएगा। मोमेंटम अभी भी बना हुआ है और जब तक बना हुआ है मोमेंटम के अगेंस्ट जाना बहुत बड़ी गलती होती है। आज के तारीख में निफ्टी 20,000 पे एक बेस बना चुका है और 20,000 के पहले कोई और सपोर्ट दिखता भी नहीं है, तो 20,000 का बेस है। पहला इंडिकेशन यही होगा निफ्टी में करेक्शन पुल ऑफ का कि वो 20,000 के नीचे क्लोज हो। नहीं 20,000 के नीचे क्लोज है तो ये मोमेंटम बना रहेगा। धीरे धीरे सारे लेवल्स 20,400, 500 ये सारे लेवल्स आते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। तो मुझे मेन ये देख के समझ में आता है निफ्टी का कि मोमेंटम से अभी कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम बना हुआ है, 20,000 को अपना लेवल बना के चलिए। उसके नीचे जब तक बंद नहीं होता है ये मोमेंटम इंटैक्ट है। आप इसको 20,500, 21,000 और 21,500 ये सारे रेंजेस में डाइसेक्ट करके आगे चल सकते हैं। जी, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी। बेसिकली मैंने ये किया ये है कि जो 26 जून से एक चाल शुरू हुई थी और फिर जो 20,000 से 8 अंक पीछे का एक टॉप बना था उसी को मैंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है और उसमें दिख रहा है लगभग 20,600 के आसपास का लेवल। तो क्या ये एक लॉजिकल टारगेट बन जाता है? देखिए टारगेट्स जो हैं वो पहले कल्मिनेट होते हैं 20,400 से 20,500। दूसरा जो आता है 20,700 से 21,000 के रेंज में। तो इस रेंज में कहीं पे भी जाके वो टारगेट मिलेगा हमको। एक लेवल तो मेरे हिसाब से अभी मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, लेकिन ये दो रेंजेस मुझे टारगेट के समझ में आते हैं। जी, और अब निफ्टी बैंक के लिए देखें तो वहां पर क्या रुख है? इसने तो जस्ट अभी अपने पिछले टॉप को छुआ है, एक तरह से पार नहीं कर पाया है, तो नए हफ्ते में पार हो जाएगा। बैंक में धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ रही है और बैंक करीब करीब 47.5, 48,500 ये रेंज के लिए ये इंडेक्स रेडी हो रहा है जो हमारा पहले का टारगेट है। तो वहां तक शायद ये रैली चलेगी। प्रॉब्लम दोनों इंडेक्स में यही है, कभी भी ये ओवरबॉट सिचुएशन में घुस जा रहा है और एक आधा जो 1-2 डेज वाला झटका है वो झटका एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो मेरा अंदाजा ऐसा है कि जो पोजिशनल बेस्ड ट्रेडर्स हैं उनके लिए या तो अपने सपोर्ट लेवल को सैक्रोसेंट मान के चले जो हमने डिस्कस किया पर्टिकुलरली निफ्टी का, और उसके बेसिस पे ट्रेड करें, या कभी जो शॉक्स लगते हैं जैसे एक दिन वो मिड कैप और स्मॉल कैप का शॉक लगा वैसा ही कभी निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी शॉक लगे तो उस दिन फिर डिसाइड करेंगे जो सपोर्ट लेवल है उसके बेसिस पे बाय करने का। बट ये मार्केट बाय एट डिप्स का ही है, लेकिन चलती ट्रेन में आप सवार होंगे तो समझ लीजिए कि ओवरहीटेड है मार्केट। ओवरहीटेड का मतलब ये नहीं है कि गिर जाएगा कल। ओवरहीटेड कैन रिमेन ओवरहीटेड फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन ओवरहीटेड है मार्केट। इंट्राडे या 1-2 डे शॉक के लिए रेडी रहिए। जी, फिलहाल क्या 50 डे मूविंग एवरेज को एक लेवल माना जा सकता है? लगभग 45,000 पे पहुंच रहा है कि जब तक इसके नीचे अब वापस नहीं लौटता है तब तक हम इसकी चाल ऊपर मान सकते हैं। एक्चुअली अब मैं सपोर्ट ऊपर ला चुका हूँ, वो है 45,000 से 45,500 का रेंज। अब हमें ये रेंज से निफ्टी बैंक को नीचे नहीं जाना है। ये रेंज के नीचे निफ्टी बैंक जाएगा तो ये डीएमए के 200 डीएमए भी टेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 45,000, 45,500 के नीचे निफ्टी बैंक जाना चाहिए। जी, तो एक रेंज हम रख रहे हैं 45,500 के आसपास और दूसरा रेंज जो 50 डे मूविंग एवरेज के आधार पर 45,000 मैंने कहा वो भी है। तो कुल मिलाकर के ये एक रेंज बन रहा है, इस रेंज के अंदर हमें देखना है। करेक्ट, ये रेंज रखिए। जी, तो इस रेंज के अंदर बीच में फंस गया तब क्या करेंगे? आराम इत्मीनान से और खरीदारी कर सकते हैं। जो भी ट्रेडर्स हैं खरीदारी कर सकते हैं। 45,000 आपके लिए एक लॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट का लेवल रहेगा। जी, और जब ये पिछला टॉप पार हो जाए, पिछला टॉप आपका है 46,350 के आसपास का, ये पिछला टॉप पार होने के बाद ऊपर अगला इमीडिएट टारगेट क्या है? आपने ऊपर और बड़े स्तर तो बताए, लेकिन सबसे पहले मान लीजिए कोई
सिर्फ अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या दिखता है? टारगेट 47,500 ही है। बीच में तो हिकअप्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल 46,000 से बनेगा, 47,000 का बनेंगे, थोड़े बीच में एक आधा दिन के लाल बनेंगे, लेकिन टारगेट सीधा 47,500 पे ही जा रहा है निफ्टी बैंक का, और वो एक्सटेंड हो रहा है 48,500 तक। जी, तो यहाँ पे पहला लगभग 1200-1300 पॉइंट ऊपर का एक टारगेट, और उसके बाद फिर उससे आगे का 1000 पॉइंट का और अगला टारगेट। जी बिल्कुल। चलिए, और ये रही निफ्टी बैंक की बात। आईटी सेक्टर पे ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे तो चलिए, अब बहुत बढ़िया खूबसूरत चाल बन के निकल के आ रही है, तो इस चाल का फायदा कैसे उठाना है और आगे क्या दिख रहा है? निफ्टी आईटी जैसा ट्रेडिंग बाय था, ट्रेडिंग बाय है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ट्रेंड ब्रेक होने का इंडिकेशन नहीं है। ये इंडिकेशन आएगा एटलीस्ट ये इंडेक्स 33,000 के नीचे क्लोज हो तब, उसके पहले अभी नहीं आएगा। जो पहले 30,000 था वो धीरे से उठ के अभी 33,000 आ गया है, और दूसरा सपोर्ट 32,000 है। तो ये हजार पॉइंट के सपोर्ट अभी निफ्टी आईटी पे हैं। पॉजिटिविटी बनी हुई है, चलती रहेगी। और निफ्टी आईटी भी एक आप पॉजिटिव सेक्टर लेके ही चलें, लेकिन निफ्टी आईटी मेरे लिए बिग गेनर नहीं है, ये एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा मेरे अंदाजे से। जी,